हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। उम्मीद है आपकी क्लास अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए, आपकी पढ़ाई को, आपकी तैयारी को और अच्छी बेहतर करने के लिए हमने स्टार्ट किए लक्ष्य नौकरी, हमारी टेस्ट सीरीज। और इस सीरीज का ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 है, याद रखना। इस तैयारी को हम कर रहे हैं सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाने के लिए। तो चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है आपसे कि जब बालक छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे तरीके से भावी सरकारी अध्यापकों, देन आपको आंसर करना है कि जब बच्चे छोटे समूहों में समस्या समाधान पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्वयं मतलब खुद ही निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति किस उपागम में आएगी। पैनल परिचर्चा में आएगी, निर्मितवाद में आएगी, सिस्टम उपागम में आएगी, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन में आएगी। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझ करके लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन को पहले तो अच्छी तरीके से पढ़ो कि बच्चे क्या है, समूहों में समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं भावी सरकारी अध्यापकों, और निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति किस उपागम में आएगी। याद रखना, ऐसी स्थिति आती है निर्मितवादी उपागम में। कौन से उपागम में आएगी, निर्मितवादी उपागम में ऐसी स्थिति शामिल की जाएगी भावी सरकारी अध्यापकों। तो चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालें, यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है। क्वेश्चन में फर्क है दोनों में भावी सरकारी अध्यापक, ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, दोनों प्रश्नों में अंतर है भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना कि जब शिक्षक द्वारा छात्रों का लघु समूह बनाया जाता है, प्रत्येक समूह के को विषय संबंधी समस्या दी जाए और छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं। याद रखना, प्रश्न की केवल भाषा बदली गई है, प्रश्न में अंतर जरूर है, केवल उसकी भाषा में अंतर है। यहाँ आंसर यहाँ भी हमारा निर्मितवादी उपागम ही होगा। याद रखना, पैनल चर्चा नहीं होगा, सिस्टम उपागम नहीं होगा, अभिक्रमित अनुदेशन नहीं होगा। और याद रखना, इसके साथ में मैंने ईयर भी लिखी है, ये हमारा सीटेट लेवल 2 में 2012 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत कर रही हैं। वो आपको बताना है कि जो शिक्षार्थी जो है सीखते वक्त जो गलतियां कर रहा है, तो वो गलतियां किस ओर इशारा कर रही हैं, कि वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, या फिर सीखने की अनुपस्थिति है, या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर वो त्रुटियां हैं, वो इशारा कर रही हैं, वो संकेत कर रही हैं। सोच समझ करके आपको आंसर लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन बहुत शानदार है, याद रखना। यहां हम बात करें प्राय शिक्षार्थी जो त्रुटियां कर रहे हैं, सीखते वक्त क्या है, गलतियां कर रहे हैं, त्रुटियां जो कर रहे हैं, तो वो इशारा कर रही है कि वे कैसे सीख रहे हैं, वो कैसे सीख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि उनका आर्थिक स्तर कमजोर है या फिर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति नहीं होगी। अगर बच्चा गलती कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि बच्चा अंडर प्रोसेस है, सीखने के अंडर प्रोसेस में बच्चा चल रहा है, इसीलिए गलती कर रहा है। अगर गलती नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब ये, या तो बच्चा सीख चुका है या फिर सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। मान लो अगर किसी भावी सरकारी अध्यापक ने सीडीपी में कोई क्लास ली और सीडीपी अगर सहायता कर रही है आपकी ईवीएस में अगर सहायता कर रही है, तो यही सेम क्वेश्चन शिक्षिका ने मतलब हमने आपके सामने रखा है कि जो एक विषय में जो सहायता है पढ़ी हुई, जो हमारी विषय वस्तु है, वह दूसरी चीज में क्या है, हमें सहायता कर रही है, ज्ञान को जोड़ सकें। इससे रिक्त स्थान को बढ़ावा मिलेगा। पुनर्वलन को, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या फिर शिक्षार्थी की स्वायत्तता को। लगाना होगा आपको सही आंसर। और ये क्वेश्चन भी सीटेट का जो लेवल 2 का 2012 का आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। याद रखना, ये सहायता करेगा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। किसको? ज्ञान के सहसंबंध एवं उसके अंतरण में उसकी सहायता करेगा। जहां हम बात करते हैं एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में क्या है हमको सहायता कर रहा है, तो वहां पर हमारा ज्ञान का सह संबंध मिलेगा, ना पुनर्वलन होगा, ना व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, ना शिक्षार्थी की स्वायत्तता होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। याद रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रख रही है, जैसे कि समूह चर्चा करा रही है, समूह परियोजनाएं का निर्माण करवा रही है और भूमिका निर्वाह करवा रही है। कुल मिलाकर के एक चीज देख लेना, जो गतिविधियां वो करवा रही है वो सारी गतिविधियां समूह में करवा रही है। किस में करवा रही है? समूह में करवा रही है। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? क्वेश्चन को एक बार और देख लो, लेवल 2 का ही ये क्वेश्चन है, सीटेट का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था सीटेट लेवल 2 का 2012 का, इसलिए मैंने वहां से क्वेश्चन उठाए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियां करवा रही है। कैसी गतिविधियां करवा रही है? सामूहिक, जैसे समूह में चर्चा करवा रही है, समूह में परियोजनाओं का निर्माण करवा रही है और भूमिका निर्वाह करवा रही है कि तुम उसकी भूमिका का निर्वहन करो, तुम उसकी भूमिका का निर्वहन करो। तो ये सीखने के किस आयाम को उजागर कर रही है? सामाजिक गतिविधि को, मनोरंजन द्वारा अधिगम को, या भाषा निर्देशन अधिगम को, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम को। तो देखो, सामूहिक चर्चा पर चर्चा कराना और सामूहिक गतिविधियां कराना ये प्रतियोगिता आधारित अधिगम नहीं होगा। मनोरंजन के लिए ऐसा नहीं करा रही है, वो भाषिक निर्देश नहीं दे रही है, वो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम करा रही है, बच्चे के सामाजिक विकास को बढ़ावा दे रही है वो। याद रखना भावी सरकारी अध्यापक को, क्योंकि गतिविधियां कैसी करा रही है? सामूहिक गतिविधियां हैं, और सामूहिक गतिविधियां हमेशा ही सामाजिक गतिविधि होती है, सामाजिक अधिगम में सहायक होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कि छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, ये उपागम कौन सा है? मतलब छात्र कैसे हो? समस्या हल निकाले, स्वयं याद रखना समूह में चर्चा करके समस्या का हल निकाले, तथा शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करे। ये उपागम कौन सा होगा? सिस्टम उपागम होगा, मल्टीमीडिया उपागम होगा, निर्मितवादी उपागम होगा, और मृदु उपागम होगा। लगाना होगा आपको सही और सटीक आंसर, स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लेना। अगर आपको क्वेश्चंस और हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को बिना सोचे समझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको मिल जाते हैं, जिसमें से टेलीग्राम को तो आपको कंपलसरी है ही जा करके ज्वाइन करना ही करना है भावी सरकारी अध्यापकों। तो चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो याद रखना, जिसमें शिक्षक एक सुविधा प्रदाता या फिर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, और बच्चे स्वयं चर्चा परिचर्चा करके क्रिया करके क्या है, समस्या के हल तक पहुंचते हैं। तो ऐसा उपागम है हमारा निर्मितवादी उपागम। याद रखना, रचनात्मक उपागम भी इसको बोला जाता है, रचनात्मक उपागम बोले या फिर निर्मितवादी उपागम बोले, एक ही बात होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है? याद रखना, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों, कि सीखने का मतलब क्या है? ज्ञान का निर्माण करना। अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो ज्ञान का निर्माण कर रहा है। ये स्किनर का स्टेटमेंट होगा, प्याजे का होगा, या फिर थॉर्नडाइक है, या फिर लेव वाइगोत्स्की है। और छत्तीसगढ़ टेट L1 2011 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, लगाना है आपको सही और सटीक आंसर, कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। ऐसा किसने कहा था? किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है भावी सरकारी अध्यापकों? याद रखना, ऐसा कहने वाले हमारे लेव वाइगोत्स्की। अगर आपके दिमाग में 1% भी जा रहा है कि प्याजे साहब ने ऐसा कहा है तो आप गलत हो। याद रखना, लेव वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा है कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। और प्याजे साहब की अगर बात की जाए तो प्याजे साहब ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। याद रखना, प्याजे ने क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक बताया है, किसको? बच्चों को। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, नन्हे वैज्ञानिक बताए बच्चों को, किसने? प्याजे ने। लेव वाइगोत्स्की साहब बात करते हैं कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, कि मैंने एक बच्चे को एक अपराध के एक अवधारणा मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया, पर वह इसे नहीं समझ पाया।
परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण आपको बताना है, और ये संस्कृत अध्यापक ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमने कुछ वर्ष पहले एक बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश की। मान लो एक बच्चे को हमने, जब वो 9 महीने का था, 9 मंथ का जब था, तो उसको हमने साइकिल चलाने की कोशिश की, बच्चे पे सिखाएं कि भाई बच्चा क्या है साइकिल चलाना सीख ले। उस टाइम पे बच्चा नहीं सीखा, लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो गया तब बच्चे को हमने साइकिल ला के दी, तो बच्चे ने क्या है धड़ल्ले से साइकिल चलाना सीख लिया। तो उसने उस टाइम पे क्यों नहीं सीखा और बाद में क्यों सीख लिया? तो इस बीच का में जो अंतर है उसको आप किस शब्द के साथ में क्या है कहेंगे, किस शब्द के साथ में क्या है बताएंगे, तो वो आपको बताना है। अभ्यास के कारण ऐसा हुआ था, संयोग के कारण ऐसा हुआ था, परिपक्वता के कारण ऐसा हुआ था, या फिर अधिगम के प्रयास के कारण ऐसा हुआ था। देखो समझदार जो इंसान होगा वो इसका आंसर एक बार में लगा देगा, लेकिन कंफ्यूज रहने वाला इसमें क्या है, कंफ्यूज ही रहेगा। एक बच्चा बोलेगा कि अधिगम प्रयास के कारण ऐसा रहा होगा कि उसने क्या है उस टाइम पे अधिगम का प्रयास नहीं किया होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। उस वक्त वो बच्चा कैसा नहीं था, परिपक्व नहीं था। जिस वक्त आपने उसको सिखाने की कोशिश की उस वक्त वो बच्चा उस ज्ञान को समझने लायक परिपक्वता की हालत में नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब वो उस चीज के लायक हो गया उस वक्त में वो क्या है बच्चा सीख गया, तो उसको कहेंगे हम परिपक्वता। कि आपने जब अब वर्तमान टाइम पे उसको जो चीज सिखाई है अब बच्चा परिपक्व है, उस चीज को आसानी से समझ लेगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। 9 नंबर आपसे कहता है कि सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। मतलब कक्षा में जो होने वाली आवधिक परीक्षाएं होती हैं, वीकली जो टेस्ट होते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। या फिर ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। देखो केवल व्याख्यान और स्पष्टीकरण करने से बच्चा नहीं सीखता। व्याख्या विधि याद रखना, प्राइमरी लेवल पर सबसे बेकार विधि होती है तो वो होती है हमारी व्याख्या विधि। याद रखना प्राइमरी लेवल पर कभी भी इसलिए व्याख्या विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखना चौथे को ऑप्शन को तो आप हटा देना, कक्षा में अधिक से अधिक क्या शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षण सामग्री का प्रयोग भी हम अधिक से अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन, इससे बेहतर और उत्तर हमारा इससे ऊपर वाला है जो कहता है कि वास्तविकता को क्लास में लेकर के आओ। मतलब जो वास्तविक जो दुनिया है उन उदाहरणों को कक्षा में लेकर के आओ, वास्तविक दुनिया से बच्चे का परिचय करवाओ, तो ये सबसे अच्छा हुआ। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों को सीखना समृद्ध हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, मतलब एक दूसरे से डिस्कशन करके बच्चे क्या है सीखेंगे, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। अगर बच्चे को समझने में कोई भी कहीं पे भी कैसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो बच्चे को समझाने के लिए उस टाइम पे शिक्षक वहां पर एज अ फैसिलिटेटर मौजूद होगा। याद रखना आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। मतलब किस कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। उन अनअधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है, अनअधिगम मतलब अधिगम न होना भी क्या है सीखने की एक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या फिर सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। आपको लगाना है सही और सटीक आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, यहाँ बात की जाए तो देखो अनअधिगम, अनअधिगम की अगर बात करें हम, आप जाना एनसीईआरटी की किताब पढ़ना 12th की, और उसमें पढ़ना साइकोलॉजी की किताब, साइकोलॉजी की किताब पढ़ना, उसका चैप्टर नंबर 3 है शायद। वहां आप अनअधिगम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि अनअधिगम भी
कैसे एक सीखने की प्रक्रिया है। याद रखना अन अधिगम भी क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है। साइकोलॉजी की किताब है आपकी, एनसीईआरटी की क्लास 12 की, उसका तीसरा या चौथा चैप्टर है, तीसरा या चौथा है, पक्का मेरे को कंफर्म पता नहीं है। वहां आप पढ़ोगे तो आपको अन अधिगम बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। हालांकि आपको एक या दो बार में पढ़ने में वो समझ में आएगा। यहाँ अगर सही आंसर की बात करें, क्योंकि हमसे नहीं में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही सटीक आंसर होता है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है। याद रखना एकमात्र स्थान नहीं है, शिक्षा बहुत सारे स्थानों से ग्रहण की जाती है। सबसे पहला स्कूल विद्यालय जो होता है बच्चे का घर ही होता है, शिक्षिका उसकी माता होती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। कैसे देखता है, देख करके सीख रहा है बच्चा दूसरे के व्यवहार को, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, मतलब ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को। इसको क्या कहा जाएगा, सामाजिक अनुभव कहा जाएगा, अनुबंधन कहा जाएगा, और आपका प्रायोगिक अधिगम कहा जाएगा, और आकस्मिक अधिगम कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार के आपको, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को। याद रखना, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, अनुभव को नहीं सीख रहा, व्यवहार को सीख रहा है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये रीट का सवाल है, आरटेट का सवाल है, हर एक किसी के समझ में नहीं आता। ये रीजन बस यही है क्योंकि ये आरटेट का सवाल है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को सीख रहा है, किसको सीख रहा है, व्यवहार को देख करके सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को। तो इसको क्या कहा जाएगा, सामाजिक अनुभव, अनुबंधन, और प्रायोगिक अधिगम, और आकस्मिक अधिगम। इसको आप क्या कहोगे भावी सरकारी अध्यापकों, लगाना है आपको सही और सटीक आंसर। देखो आंसर तक तो आप बिल्कुल पहुंच गए होंगे। अगर आपने क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश की होगी ना, तो आप वहीं स्लिप हो जाते इस आंसर से, इस आंसर से आप वहीं स्लिप हो जाते। इसका आंसर तो सामाजिक अधिगम है। अगर आपने 2-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होता ना कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति व्यवहार को देख करके सीख रहा है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो आप वही बच्चा गच्चा खा जाते। या फिर इसके ऑप्शन में थोड़ा सा भी बदलाव किया जाता, ऑप्शन में व्यवहारात्मक अधिगम या फिर कुछ ऐसा अधिगम करके और भी इसके साथ में ऑप्शन जोड़े जाते, तो आप बिल्कुल क्या है, क्लीन बोल्ड हो जाते भावी सरकारी अध्यापकों। यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कहता है कि ये सामाजिक अधिगम अधिगम होता है, और सामाजिक अधिगम भी होता है। अल्बर्ट वेंडुरा की अगर थ्योरी आपने पढ़ी है, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है, इन थ्योरियों, दोनों थ्योरियों से ही हमको ये समझो करीब करीब 50% जो सीडीपी है वो कवर हो जाती है भावी सरकारी अध्यापकों। बात करते हैं ज्यादा बात ना करके अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा सीखना स्थायी होता है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। छत्तीसगढ़ टेट का ये क्वेश्चन है। याद रखना, समझ करके जो सीखना होता है वो हमेशा स्थायी होता है। ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। जहां बात की जाती है लेव वाइगोत्स्की की, तो आपको बताना है सीटेट L1 2012 का ये सवाल है। अनुवांशिकता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, शारीरिकता की बात करते हैं, या सामाजिकता की बात करते हैं। तो सीधा आंसर कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के लिए निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की और प्याजे की बात की जाए तो प्याजे सीधी सीधी सी बात है, शारीरिक और जैविकता की बात करते हैं, और जहां वाइगोत्स्की की बात आती है, प्याजी बात करते हैं जैविकता की, और बायोस की बात करते हैं सामाजिकता की। तो सामाजिक हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा भावी सरकारी अध्यापकों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। याद रखना, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रक्रिया, या फिर विषय वस्तु की प्रवीणता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपसे हमसे सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा होगा भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, और लगाना है आपको सही और सटीक आंसर भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ बात की जाए शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा विषय वस्तु में प्रवीणता। याद रखना, बाकी के ऑप्शंस की अगर तरफ देखी जाए तो बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रक्रिया प्रकृति, इन सबसे ज्यादा कहीं अच्छा ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि विषय वस्तु की प्रवीणता। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 नंबर का, जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है, जब बच्चा क्या है, क्लास में बैठा बैठा अपना काम कर रहा है और ऊबने लगे, तो इस बात का संकेत है, किस बात का संकेत है। सीटेट L1 का ये क्वेश्चन है।
बच्चा जब उगने लगता है तो ये इस बात का संकेत कर रहा है, किस बात का संकेत कर रहा है, सीटेट L1 2012 का ये क्वेश्चन है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या फिर बालक बुद्धिमान नहीं है, या फिर बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बालक को अनुशासित करने की जरूरत है। तो आपको लगाना है कि बच्चा एक ऊब रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है बैठे बैठे, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, तो वो आपको लगाना है। तो देखो बच्चा कब उगने लगेगा, जब अनुशासित करने की जरूरत होगी, ऐसा भी नहीं है। बालक सीखने की योग्यता नहीं रखता, ये बात भी बिल्कुल गलत होगी। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, निरर्थक होगा। यहां से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि जो कार्य है ना वो संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसीलिए बच्चा क्या है, ऊब रहा है, परेशान हो रहा है। याद रखना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है। और सीटेट L2 का ये क्वेश्चन 2012 का है। क्वेश्चन को एक बार और देख लेना कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी जो होते हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिकता का विकास होता है, समूहों में द्वंद्व आ जाता है, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अब यहाँ आप पक्का पक्का बता रहा हूँ, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होने वाले हो। दो ऑप्शन ऐसे हैं यहाँ पर भावी सरकारी अध्यापकों जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और पक्का पक्का ही कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन को एक बार और देख लेना अच्छे तरीके से, याद रखना। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज कौन सी जगह हो गए वो आपको अच्छी तरीके से पता है। आपके सामने दो ऑप्शन है, उच्च नैतिक विकास होगा और उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। देखो एक तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी जो हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं। याद रखना यहाँ उपलब्धि की बात की नहीं जा रही है, उपलब्धि की बात नहीं की जा रही है, ना ही आत्मसम्मान की बात की जा रही है। उनमें विकास होगा नैतिकता का। याद रखना उनमें उच्च नैतिक क्षमता का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी और जो कम निपुण बच्चे हैं उनमें भी। याद रखना दोनों ही बच्चों में क्या है, निपुणता का विकास होगा। अब यहाँ अगर बात करते आपके हिसाब से आत्मसम्मान की, जिन बच्चों ने लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी को आंसर, तो आत्मसम्मान का विकास मान सकते हैं कहीं ना कहीं बड़े विद्यार्थियों में तो हो रहा है, लेकिन कम निपुण विद्यार्थी उनमें क्या है, नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे और पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित होगा। याद ना, सी को डी लिख भी रहा है और सी को डी पढ़ भी रहा है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। छत्तीसगढ़ टेट का L1 का ये पेपर है 2011 का। मलेरिया से पीड़ित है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है, फाइलेरिया से पीड़ित है, या फिर टाइफाइड से पीड़ित है। आपको सही और सटीक आंसर लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों। यदि आपका एक बच्चा है जो सी को डी लिख रहा है और पढ़ भी रहा है, याद रखना यहाँ मलेरिया जैसी कोई बीमारी होती नहीं है बच्चे के लिखने और पढ़ने से संबंधित, ना ही टाइफाइड जैसी कोई बीमारी होती है। याद रखना ना ही फाइलेरिया जैसी कोई बीमारी होती है। यहाँ होगा सही आंसर हमारा डिसलेक्सिया। याद रखना लिखने और पढ़ने से संबंधित दोनों तरीके की बीमारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। याद रखना क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सीखने में, किसमें, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बिहार टेट का ये क्वेश्चन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे, विचार करेंगे। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपसे नहीं में क्वेश्चन किया गया था, नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा सीखना केवल विद्यालय में होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये कथन किसका है। इस कथन को स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों, सितारा बिंदु छाप लेना। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो राजस्थान का था 2012, मुझे आज भी ये क्वेश्चन याद है, बिल्कुल आया था जब मैं सॉल्व पेपर किया करता था, तब मैंने पढ़ा था। छत्तीसगढ़ टेट जो सेकंड ग्रेड का जो सेकंड लेवल का 2011 में पेपर हुआ था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। याद रखना सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, प्याजी का स्टेटमेंट है, स्किनर का या फिर कोहलर का है। किसका ये स्टेटमेंट होगा भावी सरकारी अध्यापकों, वो आंसर लगा रहा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसका
स्टेटमेंट है, ये किसका कथन है भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना ये स्टेटमेंट देने वाले BF स्किनर साहब, BF स्किनर साहब का ये स्टेटमेंट है, स्टार लगा करके छाप लेना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, सामाजिक अधिगम कब और कैसे आरंभ होता है वो आपको लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों। सामाजिक अधिगम अलगाव से प्रारंभ होता है, भीड़ से प्रारंभ होता है, संपर्क से, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। याद रखना सामाजिक अधिगम की जहां हम बात करेंगे तो संपर्क से प्रारंभ होगा, ये याद रखना। जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में जाएगा, एक दूसरे को समझेगा, बातें करेगा, एक दूसरे का व्यवहार नेचर समझेगा, तो क्या है, सामाजिक अधिगम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। याद रखना कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर डिसऑर्डर ADHD, और आपका ऑटिज्म। छत्तीसगढ़ टेट 2011 का ये स्टेटमेंट है, सॉरी क्वेश्चन है, और स्टार लगा लेना, क्वेश्चन को सितारा बिंदु डाल लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता होना, डिसलेक्सिया, या फिर ADHD, या फिर ऑटिज्म। आपको सही और सटीक आंसर लगाना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा हमारा सही और सटीक आंसर। देखो जहां बात की जाए अधिगम विकलांगता है बच्चे को, मानसिक विकलांगता की बात नहीं की जा रही है। याद रखना अधिगम विकलांगता है, और अधिगम विकलांगता में हम शामिल करेंगे केवल और केवल डिसलेक्सिया को। मानसिक मंदता नहीं होगा, ADHD नहीं होगा, ऑटिज्म नहीं होगा। याद रखना यहाँ केवल आएगा आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है बच्चे का पठन संबंधी विकार होता है, जिसमें बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, अधिगम विकलांगता डिसलेक्सिया को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी विचारक हैं, व्यवहारवादी विचारक आपको बताना है, और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी 2012 वाली, और राजस्थान की जो भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। व्यवहारवादी वॉटसन है, कॉलर है, प्याजे है, और ब्रूनर है। आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता है। व्यवहारवादियों में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है वॉटसन का, जिनका स्टेटमेंट है कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, लुटेरा, डाकू, जो भी मेरी मर्जी है मैं वो बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, याद रखना इस तरीके का एक क्वेश्चन और आता है जिसको मैंने बार बार आपको बताया है, एक बार फिर से बता दूंगा कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम या फिर दर्शक दीर्घा में, या फिर घर में, कहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से क्या है परिभाषित किया जा सकेगा। आपको सही और सटीक आंसर लगाना होगा भावी सरकारी अध्यापकों। देखो इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। देखो जहां बात करेंगे हम सेम इसी क्वेश्चन की, यूपी टेट 2011 का ये क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापक। जहां बात करेंगे हम सेम इसी क्वेश्चन की, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जाएगा, तो याद रखना हमारा आंसर आएगा विद्यालय एवं कक्षा में। अगर यहाँ विद्यालय भी नहीं होता, कक्षा होता, केवल कक्ष में अगर बात की जाती तो वो भी हमारा सही आंसर होता। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। क्यों होता, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करा रहे हैं हम, बच्चे का मानसिक विकास करा रहे हैं। याद रखना जहां बात की जाती है संज्ञान की, तो सीधा सीधा हमारा संबंध होता है किससे, बच्चे की मानसिक क्षमता से, बच्चे की मानसिक क्रिया से हमारा संबंध होता है। संज्ञानात्मक विकास हम करा रहे हैं तो बच्चे का किससे संबंध होगा, कक्ष से संबंध होगा और विद्यालय से संबंध होगा। अगर यही इसी की जगह पर होता हमारा सामाजिक विकास, कौन सा विकास, सामाजिक विकास की, हम इसी जगह पर अगर बात करते सामाजिक विकास की, तो याद रखना बच्चे का सामाजिक विकास विद्यालय एवं कक्ष में ना होकर के कहां पर होता, खेल के मैदान में होता। किस में होता, खेल के मैदान में होता है। याद रखना बच्चे का सामाजिक विकास होगा खेल के मैदान में, और बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा कक्ष में। इन दोनों चीजों को याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। इन दो जगह पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मुझे हुई थी और आपको भी होती होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना, क्योंकि बच्चे में सामाजिक गुण आएंगे खेल खेलने से। जब बच्चा क्या है अपने साथी सहपाठियों के साथ में
कांटेक्ट में आएगा, वार्तालाप करेगा, एक दूसरे को समझेगा, तो बच्चे का सामाजिक विकास होगा। कक्ष में जब गुरुजी उसको पढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, मानसिक विकास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंध रखता है। संज्ञानवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत। क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार, मतलब केवल क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, केवल क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है, पर आधारित होता है। मतलब जो हमारे अल्बर्ट वेंडुरा साहब जी की जो थ्योरी थी, केवल बच्चे ने उसमें क्या किया था, टीवी में जो चल रहा था या फिर जो प्रत्यक्ष उसको जो दिखाई दे रहा था, कोई उस गुड़िया को पिटाई कर रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है, कोई गुड़िया को पिटाई कर रहा है तो बच्चे को इनाम मिल रही है, तो जो उसने देखा वैसा ही व्यवहार पर आधारित उसने सीखा है। तो इसको हम किस में शामिल करेंगे, संज्ञानवादी में, विकासवादी में, व्यवहारवादी में और रचनावादी में। आपको लगाना होगा सही और सटीक आंसर। भावी सरकारी अध्यापक को याद रखना, इसको ना तो रचनावादी कहेंगे, ना विकासवादी कहेंगे, ना संज्ञानवादी कहेंगे, इसको कहेंगे हम व्यवहारवादी। याद रखना क्या कहेंगे, व्यवहारवादी कहेंगे। प्रत्यक्षीकरण अवलोकन विधि बोला था उसको, और इसको याद रखना ऑब्जर्व सिद्धांत भी बोला जाता है, ऑब्जर्व थ्योरी भी बोला जाता है, अवलोकनीय सिद्धांत बोला जाता है, अवलोकनीय व्यवहार बोला जाता है इसको। इसके हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, याद रखना व्यवहारवादी होते हैं ये। अगला क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस क्वेश्चन को हमने कल भी किया था शायद। इस अवस्था में को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए। इंग्लिश का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का 2010 में, तब का ये क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों। आज से करीब करीब ये समझ लो कि 13 साल पुराना ये क्वेश्चन है। आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन और क्रिया द्वारा सीखना। इस क्वेश्चन को हमने कल की क्लास में भी किया था। याद रखना, मूल प्रवृत्तियों का दमन हम कभी भी शैशवावस्था में नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे का जो ज्ञान होता है, बच्चे का जो सीखना होता है, बच्चे का जो लर्निंग होती है, बच्चे का जो अधिगम होता है, वह शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। अगर हम उनका ही दमन कर देंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे। याद रखना, भावी सरकारी अध्यापक को लगाना है आपको सही और सटीक आंसर, किसको क्या कहा जाएगा। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। रीट का जो 2011 का क्वेश्चन हुआ था उसका ये क्वेश्चन है भावी सरकारी अध्यापकों, और 26 नंबर का ये क्वेश्चन, इसको लगाना होगा सही और सटीक आंसर। क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लो वापस से कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को तो क्या विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को क्या है, प्रभावित नहीं कर पाती है। एक क्वेश्चन और था, एक व्यक्ति जो अमेरिका में कार चला रहा है और जो इंडिया में कार चला रहा है, तो क्या है उसमें क्या है, नेगेटिव अंतरण होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा। उसी तरीके का कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी क्या अपनी गेंदबाजी को तो उसने अच्छा कर लिया लेकिन बल्लेबाजी को अच्छा नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया, शून्य प्रशिक्षण अंतरण हुआ है। मतलब उसने जो सीखी है, जो चीज गेंदबाजी में सीखी है, वो बल्लेबाजी में नहीं सीख पाया है। सीधी सी बात है, क्या हुआ है यहाँ पर, शून्य प्रशिक्षण अंतरण हुआ है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और बताना अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां जाकर के जरूर विजिट करें, हमारे चैनल को क्या है जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। चलो मिलते हैं ऐसी ही शानदार क्लास के साथ में अगले दिन, मतलब 13 तारीख को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।